मिलिए भारत के चुनिंदा जजों में से एक बीडी नकवी साहब से। होगी कानून और न्याय की बात, जानेंगे कोर्ट, वकील और जज की बारीकियां। एक बार फिर प्रद्युमन कुमार के साथ। जुडिशरी में 30 साल रहा हूँ। मैं पीसीएसजे सर्विसेज से आया था। 1984 बैच था मेरा, मैं सिलेक्ट हुआ। लड़ाइयाँ भी उसी निचले तबके से निकलकर सामने आती हैं कोर्ट्स में, लेकिन जब गैप पैसे का और न्याय का आ जाता है, थोड़ा तो कम हुआ, इसमें तो कोई शक नहीं। मैं कहूँगा कम नहीं हुआ, क्योंकि हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले, हिंदुस्तान आज़ाद होने से पहले समाज के कुछ सेक्शंस को जुल्म करने का भी हक था, मजदूरी न देने का भी हक था। जो पीसीएस नहीं बना वो एचएस बन गया, जो एचएस भी नहीं बना वो सब डायरेक्ट हाई कोर्ट से बन गया। कितना ये अनजस्ट सिस्टम है। अच्छे लगते हैं तो और भाई इनका नाम रखो, सीनियर जजेस का इनका नाम रखो। इंटरव्यू के श्रृंखलाओं के बीच आज हमारे साथ जाने माने जज जो लगातार अपनी बातों को रखते हैं और इस देश में एक जुडिशरी के एक सर्विस में रहे हैं और आज तक ये सेवा करते हुए आए हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे। बीडी नकवी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, हमें बताने की कोशिश करिए कि जुडिशरी में आपने काम किया है, किस तरीके से जुडिशरी वर्क करती है और जो आम लोग हैं उनको किस तरीके से इस फील्ड को जानना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि मैं जुडिशरी में 30 साल रहा हूँ। मैं पीसीएसजे सर्विसेज से आया था। 1984 बैच था मेरा, मैं सिलेक्ट हुआ। फिर 2-4 महीने की ट्रेनिंग हुई, जो हमारा सिस्टमेटिक ट्रेनिंग थी। उसके बाद हमने ज्वाइन करा लोएस्ट लेडर पे, जो सिविल जज जूनियर डिवीजन का कैडर होता है, उस पर ज्वाइन करा। उसके बाद हम सीजे भी बने फिर बात को, और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और फिर जिला जज के पद पे भी 2-3 जिलों में काम किया पूरी तरह से की। तो ये तजर्बा है हमारा। और जाहिर है लॉर्ड जुडिशरी का ताल्लुक अवाम से है, कॉमन मैन से है। उसमें अमीर गरीब सब आते हैं। जब हम और टीयर पे चले जाते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो फिर जस्टिस का मामला ये है कि बहुत पैसे वालों की रिश्त में हो जाता है। उसे महंगा वकील करना है, उसे दौड़ना है दिल्ली या जो स्टेट की कैपिटल है। तो आप ये समझिए कि जस्टिस गरीब आदमी से दूर हो जाता है। लेकिन उस चीज को चेक करने के लिए हमारे लोक अदालतें बनाई गई और लोक अदालत कंसेप्ट दिया गया ताकि मीडिएशन से, आर्बिट्रेशन से गरीब आदमी को न्याय दिया जा सके। बहुत सी क्लिनिक बनाई गई, लीगल क्लिनिक, गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करे वकील जो वकील नहीं कर सकते, जो नहीं लड़ सकते। बिकॉज राइट टू डिफेंड जो है ना, इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो उस राइट को हर एक को है मौजूद। लेकिन जितने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं हमारे, वो कहीं ना कहीं लोग सफर कर जाते हैं अपने पैसे की कमी की वजह से, अभाव की वजह से। क्योंकि हमारे यहाँ एक क्लास बहुत गरीब है, उसको रोज खाना, रोज कमाना, तो वो मुकदमा क्या लड़ेगा? जो रोज मजदूरी करके खाएगा वो अपने राइट्स के लिए कितना लड़ेगा? तो ये चीज है। सिस्टम बहुत अच्छा बनाया है, ब्रिटिश लेगेसी में हमें मिला, एक कॉन्स्टिट्यूशन मिला, फिर कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट्स मिले, राइट्स में ही एक इंस्टीट्यूशन मिला जुडिशरी का, जिससे जनता को बहुत आशा है। जुडिशियल इंस्टीट्यूशन एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां अमीर और गरीब, ताकतवर और कमजोर सब बराबर खड़े हो जाते हैं, एक ही जगह खड़े हो जाते हैं। वरना सोसाइटी का कोई फोरम ऐसा नहीं है जहां बराबरी हो सके। नहीं, इक्वल राइट बिफोर लॉ की बात कॉन्सेप्ट की जाती है विधि में, लॉ में, लेकिन जब बात अमीरी और गरीबी की आती है, आप भी इस बात को अभी बता रहे थे कि एक व्यक्ति जब हाई कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है, जिसके पास एक टाइम का खाने का पैसा नहीं होता है, ये भी अमूमन देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ भी उसी निचले तबके से निकलकर सामने आती हैं कोर्ट्स में, लेकिन जब गैप पैसे का और न्याय का आ जाता है, तो सर ये फुलफिल आज भारत को आज़ाद हुए इतने साल हो गए, 70 सालों में, क्या ये गैप फुलफिल हो पाया? देखिए, ये गैप थोड़ा तो कम हुआ, इसमें तो कोई शक नहीं। मैं कहूँगा कम नहीं हुआ, क्योंकि हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले, हिंदुस्तान आजाद होने से पहले समाज के कुछ सेक्शंस को जुल्म करने का भी हक था, मजदूरी न देने का भी हक था, और एक इंसान को जानवर की तरह ट्रीट करने का भी हक था, एक राइट था।
वो खत्म हुआ कम से कम। और बेगार भी था कि भाई एक सेक्शन सर्विस करता था और बेगारी करता था, उसको हम मजदूरी दे ना दें या हमारा राइट है। अगर हम जिम्मेदार क्लास से हैं, अगर हम हाई कास्ट से हैं, तो ये हमारा राइट है। ये तो हमारा तारीख का एक हिस्सा, ऐसा बाब है जिसको हम काला बाब कहेंगे। बादशाह कोई भी रहा हो, हुक्मरान कोई भी रहा हो, उसे ये ध्यान नहीं दिया कि समाज में जमीन पर कितना जुल्म हो रहा है। बहुत से लोगों को पानी पीने का राइट नहीं था, एक कुएं से जिसमें और लोग गांव के पानी पीते थे। बराबर बैठने का राइट नहीं था, स्कूल में पढ़ने का राइट नहीं था। सारे राइट्स तो हमें सही मानों में आज़ादी के बाद मिले। आज़ादी से पहले ब्रिटिशर्स ने जरूर बहुत से कानून बनाए जिसमें हमारे एससी भाइयों को और कमजोर तबके को कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन मिला सरकार में। ऐसा नहीं है कि हम हर चीज अंग्रेजों की गलत कहते हैं, ब्रिटिश रूल की कुछ बातें अच्छी थी और ये इसमें मानना पड़ा कि मूवमेंट शुरू हो गया, राइट्स की कॉन्शियसनेस शुरू हो गई। नहीं नहीं, ये हमारा राइट है, हम इस लॉ से गवर्न होंगे। मैं बताऊं कि जहांगीर ने किताब में लिखा, मेरे पास जहांगीर नाम आया, उसमें लिखा है कि वो राजा भाऊमल, एक कोई और नाम रहा होगा, उनकी डेथ हो गई तो उनकी 2 बीवियां थी, 5 रखेलें थी, तो उनकी मौत पर 7 को आग में फेंक दिया गया। ये जहांगीर ने अपनी किताब में खुद लिखा है, मैं ऐसा किसी किस्से कहानी नहीं सुना रहा हूँ आपको। तो ये था हमारा समाज। समाज को देखिए कि उस समाज में क्या था, तो आज का समाज, कल का गुजरा हुआ समाज, बहुत फर्क है। आज हमारे पास एक किताब है। ये और बात है कि उस किताब को लोग ऑनर नहीं करते और कुछ लोग हमेशा कानून को तोड़ना चाहते हैं और लोगों पे जुल्म करना चाहते हैं। ये और बात है। और कौन सी इंस्टीट्यूशन, हमारा मीडिया है, जैसे हमारा जुडिशरी है, वो अप टू द मार्क काम नहीं कर रहे हैं, ये तो मानना पड़ेगा। इसके तो सारे रिकॉर्ड्स हैं और सब जनता जानती है, उसका डिस्क्रिप्शन बहुत जरूरी भी नहीं है। समझना ये है कि हम डिस्क्रिमिनेशन ना होने दें और उन लोगों के राइट्स के लिए हम सपोर्ट करें, उनकी मदद करें, ऐसे लोग जहाँ जुल्म हो रहा हो, ये हमारी ड्यूटी होनी चाहिए। जैसा आप काम करते करते आपने तमाम जजमेंट्स भी लिखे होंगे, क्या वाकई में एथिकली भी कभी जजमेंट पास किए जाते हैं या केवल और केवल लॉ के बेस पे जजमेंट पास किया जाता है? ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। एथिकली ऐसा है कि हम कोर्ट ऑफ लॉ थे, हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में काम करते थे। कोर्ट ऑफ इक्विटी तो थे नहीं, कोर्ट ऑफ इक्विटी तो हमारा हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो कोई भी लॉ पास कर सकता है, इक्विटी के बेसिस पे कुछ भी कर सकता है। उनका दायरा बहुत है जस्टिस देने के लिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोर्ट ऑफ लॉ है, कानून के हिसाब से ही काम करना है। मोरलिटी में काम नहीं होता कि नहीं साहब मैं इस आदमी को मुल्जिम मानता हूँ और मुझे तो ये मुल्जिम लग रहा है, मैं इसको सजा कर दूं। एक आध केस सुप्रीम कोर्ट में ऐसा हुआ, एक जस्टिस जो है कोई और थे, याद नहीं आ रहा कौन से थे, उन्होंने एक मैटर में 161 पर डाउरी डेथ के मामले में 161 पे भी सजा दी, 161 पुलिस स्टेटमेंट पे ही सजा दी। एक्सेप्शन जजमेंट है वो हमारी जुडिशरी का। तो ऐसा हुआ है, लेकिन मोरलिटी की कोई, मोरलिटी इज ऑलमोस्ट ए ड्यूटी जिसकी पाबंदी आप नहीं भी करें कोई बात नहीं। एक आदमी नदी में डूब रहा है तो मोरल ड्यूटी है कि मैं उसको बचाऊं, ये मेरी लीगल ड्यूटी नहीं है। तो मोरल ड्यूटी को मैं करूं ना करूं, जज साहब उसको करें। लेकिन अगर उसी को लीगल ड्यूटी बना दिया जाए तो फिर वो उस व्यक्ति की जान तो बच सकती है। यस, लीगल ड्यूटी अगर बना दी, लेकिन क्यों कानून नहीं बनाया? नहीं, ऐसा है कि हम डेवलप कर रहे हैं, हमारी डेमोक्रेसी डेवलप हो रही है। बहुत से ऐसे कानून हैं जो अभी बने हैं, लेकिन इधर आगे कानून बहुत बने हैं। कितने कानून बन गए। आप अगर मेरी गाड़ी अगर इधर उधर हो जाती है, मैं स्पीड कर देता हूँ तो मेरा चालान आ जाता है, हर एक आ जाता है, बहुत सी गाड़ियों को चालान आ जाता है, मैं फाइन भरता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि दायरा सिविलाइज सोसाइटी में कानून ज्यादा होता है और कानून से लोग चलते हैं कि पीपल आर गवर्न्ड बाय लॉ। लेकिन जो बार्बरिक सोसाइटी है वहाँ कानून कम होता है, वहाँ बाय फोर्स होता है काम कि नहीं साहब ये आपको करना है, आपको मानना पड़ेगा, ये फर्क है। साहब ये तो बात हो गई, आपने लॉ के बारे में हमें बताया कि कैसे जजमेंट किए जाते हैं। दरअसल लॉ के विधि की जो आर्टिकल्स होते हैं उसके तहत जो है जजमेंट पास किए जाते हैं, उसमें तमाम बहस होता है। हम आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानना चाहेंगे, अगर आप इजाज़त दें तो। हम
आपके शुरुआती दौर के बारे में जानना चाहेंगे कि कैसे आपकी पढ़ाई शुरू हुई और कैसे फिर आप लॉ फील्ड में आए और आज भारत के एक बड़े पद पर आप काम करते-करते आज भी आप काम कर ही रहे हैं। आप लगातार तमाम जगहों पे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, स्टूडेंट्स को अवेयर करते हैं, लॉ की बातें बताते हैं और आज आपने हमें भी मौका दिया। सर हमें बताइए कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई आपके इस फील्ड की? मैं बदायूं जिला यूपी का वहाँ का रहने वाला हूँ। वहाँ मेरी स्कूलिंग हुई, गवर्नमेंट कॉलेज का मैं स्टूडेंट था और प्राइमरी एजुकेशन भी मेरी वहाँ से हुई। बाद में मैं यूनिवर्सिटी गया, अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वहाँ पर मैंने बीएससी किया, फिर लॉ किया। उसके बाद फिर कंपटीशन दिए, आईएएस का कंपटीशन भी किया, क्वालिफाई भी करा और रिटन उसका फाइनल सिलेक्शन मेरा उसमें नहीं हुआ। जुडिशरी में मैंने कई कंपटीशन क्वालिफाई करे, 79 बैच, 83 बैच, 84 बैच में मैं सेकंड टॉपर था। इत्तेफाक से इतने अच्छे नंबर आ गए तो मेरा सिलेक्शन हुआ फाइनल। मध्य प्रदेश में भी मैंने इंटरव्यू दिया, मध्य प्रदेश जुडिशल सर्विसेज में। तो ये था कि भाई कंपटीशन देते रहे, हम आ गए। उसके बाद 30 इयर्स हमारी सर्विस हो गई। तो इस तरह से पूरी हुई सर्विस। लेकिन अब जाहिर है हम पीसीएस में आए, थोड़ा लेट हो गए सर्विस में, तो हमें और ऊंचाई नहीं मिली। हमारे सिस्टम में जो एजीएस का कंपटीशन होता है उससे अगर हम जाते तो हाई कोर्ट में हमें एलिवेशन का बहुत चांस मिलता, और अगर हम उसमें भी नहीं जाते तो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे होते तो हमें डायरेक्ट एलिवेशन का चांस मिलता। हमारे यहाँ सिस्टम थोड़ा सा डिफेक्टिव है, जिसमें मेरा बहुत ऐतराज है सिस्टम में। भाई जो पीसीएस नहीं बना वो एजीएस बन गया, जो एजीएस भी नहीं बना वो सब डायरेक्ट हाई कोर्ट से बन गया। कितना 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 ये अनजस्ट सिस्टम है। जो मेरे साथ कंपटीशन में मुंसिफ नहीं बना, वो मुझसे तो कमजोर था ना, वो एजीएस बन गया, मुझे मौका नहीं मिला उससे कम्पीट करने का। ये लेकिन अब आगे कुछ रिफॉर्म किया है कि जो मुंसिफ बन जाता है उसको भी कम्पीट करने का मौका देते हैं जो एजीएस बनता है। यह भी थोड़ा सा रिफॉर्म हुआ है। लेकिन हाई कोर्ट जजशिप का जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन है, और कंपटीशन नहीं है। चीफ जस्टिस साहब को कुछ वकील अच्छे लगते हैं तो और भाई इनका नाम रखो, सीनियर जजेस का इनका नाम रखो, वो उनका कोई टेस्ट नहीं होता, उनकी अपनी पसंद होती है कि साहब ये बड़ा अच्छा रूल कर रहा है। ये तो थोड़ा सा इस पर डिबेट हो रही है कि जो हमारे सिस्टम है, कोलिजियम सिस्टम जिसको हम कहते हैं, वो गलत है सही है। अब ये बड़े लेवल पर पार्लियामेंट सोचे, पार्लियामेंट्रियंस बात करें, आईजीएस बात करें, तो हम इस लेवल पर इंटरव्यू में क्या बात कहें कि नहीं साहब गलत है। नहीं, कॉलेजियम सिस्टम बहुत अच्छा हो सकता है बशर्ते हमारे ऑनरेबल जजेस अच्छा सिलेक्शन करें, है ना, तो वो अच्छा हो सकता है। मैं आपके परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हूँ कि आपका इंटरेस्ट कैसे जगा और कैसे आप लॉ फील्ड में? देखिए ऐसा है कि हम चाहते थे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल सर्विस में हम जाएं। हम अच्छे स्टूडेंट थे, जाहिर है कंपटीशन देते थे तो उसमें अपना टेस्ट हो जाता है कि हमने कितने नंबर, आप कितने नंबर आए, अब कितने आएंगे। तो ये था। अच्छा, हम एक एडवोकेट के बेटे हैं तो घर में हमने सब देखा कि भाई एक जमाना था जब लीगल फील्ड वालों की सोसाइटी बड़ी हनक थी, बहुत इज्जत थी, बड़ा रिस्पेक्ट थे। हमारे फादर जब लौटते थे कचहरी से उस जमाने में तो साइकिल थी, हमारा बहुत बचपन था, साइकिल थी, साइकिल पे आते थे तो मोहल्ले के लोग जुआ भी खेल रहे होते थे, वो उन्हें देख के वकील साहब आगे देख के भाग जाते थे। आज हम जज साहब हमें देख के लोग नहीं भागते, समाज इतना बदल गया है ना। तो चीजें बदली हैं, चीजें लॉ ऑफ नेचर है, चीजें बदलती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जज साहब को देख के लोग नहीं डर रहे हैं क्योंकि उनको लॉ पता हो गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक सोसाइटी के अंदर पहले एक कोतवाल शहर में घोड़े पे घूमता था, सब लोग भाग जाते थे। आज लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने के डीआईजी को मौके पे जाना पड़ता है, खाली अकेला ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, तो कोतवाल नहीं कर सकता। तो ये चीजें बदली हैं, डेमोक्रेसी में बदली हैं, लोग कॉन्शियस हुए अपने राइट से। वो डर भी गलत था, लेकिन इस माना कर सोसाइटी में आज कितना क्राइम बढ़ गया है, कितना, जो अगर आप जिस समाज में लोग पुलिस से न डरे वहां तो आप समझिए हैवक होगा। हमारे फिर भी लोग भी डरते हैं पुलिस से। तो पुलिस का अच्छा होना सबसे ज्यादा हर सिस्टम के लिए, आप समझिए एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम यह है कि लोग ये समझते हैं कि सारी जो जस्टिस और न्याय की जिम्मेदारी है वो जज पे है। लोगों का ये सोच बिल्कुल गलत है। जुडिशियल सिस्टम का पार्ट पुलिस भी है। पुलिस, जज, कोर्ट की मशीनरी, एडवोकेट, सब मिलके बनता है जुडिशियल सिस्टम। वो सब, अगर सब लोग अच्छा काम करते हैं तो जस्टिस बिल्कुल होगा, एक
पाक साफ जस्टिस होगा। लेकिन अगर एफआईआर ही गलत लिखाई जाए, जो विक्टिम है उसने एक आदमी से झगड़ा हुआ और 10 मुखालिफों को लिखा दिए अपने, तो गलती तो बेसिक वहां फाउंडेशन में हो गई। उसके बाद पुलिस के मैटर आया, पुलिस ने कहा कि नहीं साहब ये तो एक दो लोगों ने मारा था, उसने 8 को निकाल दिया। तो बात को विक्टिम ने कहा कि नहीं साहब पुलिस ने गलत निकाला, तो वो एक और कंप्लेंट लेके कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने कहा अच्छा चलो इसे तलब कर लेते हैं, चलो कुछ लोगों को छोड़ देते हैं। बात को फिर वो कंटेस्ट हुआ मुकदमा, वकील साहब आ गए, फिर उसमें वकील साहब ने कहा क्लाइंट से कि नहीं भी ऐसा नहीं करना है, अब हमें ऐसा करना है सबको 10 को परेशान करने की। तो ये जो चीजें मैंने आप बताई, हिकअप्स जो है, ये सिस्टम की बहुत गलत है। मैं आपको बताऊं, सिंगापुर की मिसाल दूं, 95-96 सिंगापुर गया था, मैंने वहां की सिस्टम के बारे में मालूम किया। अगर किसी गाड़ी का चालान हो रहा है, उसने कुछ रूल ब्रेक किया है, तो अगर वो पुलिस को ब्राइब करने की कोशिश करेगा तो चालान में एक सेक्शन और बढ़ जाएगा, यानी उसका फाइन और बढ़ गया। बात नहीं करेगा पुलिसमैन, वो बढ़ा देगा। इसीलिए सिंगापुर एक ऐसी स्टेट है जहां पर लोग कानून से बहुत डरते हैं। वहां आज भी कोड़ों की सजा है, कोड़ों की सजा सब जगह खत्म हो गई है। हमारी ये और बात है कि पुलिस वाले थाने में लाके 3rd डिग्री अप्लाई कर लेते हैं, अब तो खत्म, लेकिन प्रोहिबिटेड हो गया है हमारे थानों में, एज ए फ्लॉ खत्म हो गया है कि आप ऐसे नहीं पहुंचाएंगे। मेरा ये कहना मतलब तो सवाल सोसाइटी जो है वो कितनी एमिनेबल है टू लॉ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये एक अलग सब्जेक्ट है। बहुत सी सोसाइटी ऐसी होती है जहाँ क्रिमिनल टेंडेंसीज बहुत होती है, उन्हें क्राइम करना ही करना है, उन्हें चोरी करनी है, उन्हें कत्ल करना ही करना है, ये उनकी जेनेटिक्स में है। या जेनेटिक्स होता है या उनकी कुछ स्थितियां बदलती हैं उसकी वजह से वो, देखिए ऐसा होता है कि सब चीज का रोल है, जो इवोल्यूशन है, ह्यूमन इवोल्यूशन, अब आप इस पे आ गए, इवोल्यूशनरी प्रोसेस में अलग अलग कौमों की दुनिया में अलग रोल है। आपने देखा कि अफगानिस्तान में अफगानियों तालिबानों ने अमेरिका को 20 साल जंग के बाद भगा दिया वहां से, अमेरिका को भागना पड़ा। क्या आप तस्वीर कर सकते हैं किसी मुल्क में ऐसा हो जाए कि अमेरिकन फौज आ जाए, 10 मुल्कों में अमेरिकन फौज पड़ी हुई है और अमेरिका का कंट्रोल है? वो तो नहीं भगा पाते, ना वो लड़ सकते। जेनेटिक्स ही तो है, और क्या है। इसके साथ परिस्थितियां बहुत सी जगह खराब हो जाती है, होंडुरास है, फला फला दुनिया की कंट्रीज है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, वहां कहाँ लोग अमेरिका से लड़ पाए हैं, बहुत ही कहाँ लड़ पाते हैं। मेरा ये है मतलब जो लोग हैं वो डिफरेंट हैं, अलग अलग तरह से डिफरेंट। बहुत से हमारे मुल्क में आप देखिए कि 700-800 साल 1000 साल तक बाहर वाले करते रहे, यहाँ का भी फलाना बादशाह हो गए, फिर चंद हजार ब्रिटिशर्स आ गए, तो वो उन्होंने फिर 150 साल हुकूमत की। तो हमारा मिजाज नहीं था, हम लोग एमिनेबल थे चीजों से, हम रेवोल्यूशन हमारे ब्लड में नहीं है, हम एडेप्टेशन कर लेते हैं। भाई मुगल बादशाह आया तो उसने हमने कहा भाई अडॉप्ट कर लेते हैं, सबको मान लेते हैं। मुगल बादशाह ने कहा भाई देखिए हमारे बाबलाद में इंटरफेयर न करें, पंडित जी का काम पंडित जी करेंगे और सब काम इसमें आप दखल न दें। तो मुगल बादशाह ने दखल नहीं दिया, वो कानून समाज वैसे ही चलता रहा, जुल्म होता रहा सोसाइटी के अंदर, चंद लोग करते रहे, कुछ कास्ट करती रही। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि दुनिया में हर सिविलाइजेशन के अलग रेवेनेंट्स है, हर सिविलाइजेशन का जीने का तरीका अलग है। वो अरब सिविलाइजेशन का अलग है, ये अफगान जो सिविलाइजेशन है, जो भी सिविलाइजेशन है सेंट्रल एशिया की, डिफरेंट है। तो अलग अलग चीजें हैं। इसको हम इंटरव्यू बहुत बड़ा हो जाएगा अगर हम उन सब लोगों के बारे में बात करें। फिलहाल सर आज जनजी की जो स्थिति है, नेपाल में जब भी जो रिवॉल्यूशन हुए, आज की जो डेमोक्रेसी है, कभी कभी ऐसा भी डर लगता है कि ऐसी स्थिति क्या भारत में हो सकती है? देखिए आपने बहुत ही रेलेवेंट सवाल पूछा आजकल के परिप्रेक्ष्य में। जब कोई सिस्टम का फेलियर होता है तब जो जैसी मूवमेंट रेवोल्यूशन आते हैं, जहाँ लोगों को मायूसी हो जाए सिस्टम से, उसके राइट्स का प्रोटेक्शन ना हो, इक्वलिटी और जस्टिस की जगह ना रहेगा किसी समाज में, तो रेवोल्यूशन होके रहेगा। आप जो बात करें, जो हम सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं, श्रीलंका की बात करते हैं, हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया और बांग्लादेश की पॉपुलेशन ज्यादा है, रिसोर्सेज कम है, तो रिसोर्सेज कैसे बटे और सबको रोटी मिले, सबकी जो इच्छाएं की पूर्ति हो,
कुछ ना हो तो थोड़ी हो। भाई अगर आपके पास कार है तो मेरे पास स्कूटर हो, मैं आपका स्कूटर है तो मेरे पास साइकिल हो। ऐसा ना हो कि मेरे पास साइकिल भी ना हो, आप स्कूटर पे घूमें। ये जो चीज है इक्वलिटी की जो सेंस होता है, भाई मेरा नौकर भी वही ख्वाब देखता है जो मैं देखता हूँ। ये और बात है, मुझे पेंशन मिलती है लाख सवा लाख रुपए, तो मेरी एस्पिरेशंस मैं पूरी कर लेता हूँ। मेरे नौकर के वही ख्वाब हैं और उसे मैं 8-9 हजार रुपए तनख्वाह देता हूँ। जो भी देता हूँ, कम देता हूँ, ज्यादा देता हूँ, इसमें वो अपने ख्वाब पूरे नहीं कर सकता। तो ख्वाब तो सब देखते हैं। तो जेनजी की जो बात कर रहे हैं, अब जो पब्लिक नई हमारी पॉपुलेशन आ रही है, हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो बिल्कुल कारपोरेट के कंट्रोल में ना हो। सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है। अगर हम सारे रिसोर्सेज को चंद कारपोरेट को दे देंगे तो उनको एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। या तो हमारे कारपोरेट प्रोडक्शन में जाएं और इंडस्ट्री लगाएं और लोगों को जॉब दे दें, तब ये लोग सेटिस्फाई होंगे। आप हर चीज खरीद लें। अब आप देखिए ना, ऑनलाइन ये चीज आ गई, हमें हर चीज मिल गई, दुकानें बंद हो जाएंगी, लोगों का काम बंद हो जाएगा, तो हमारा पूरा फोकस हट जाएगा। लोकल मार्केट कहीं ना हम हर चीज चाहना तो खरीद लेंगे, तो हमारी इंडस्ट्री बैठ जाएगी, बैठ गई है, बैठ के आ जाएगी, बैठ चुकी है। तो हम उसको कैसे रिवाइव करेंगे? जब तक कि हम प्रोडक्शन को नहीं करेंगे, जब तक हम चाइना से कॉम्पीट नहीं करेंगे, तब तक हम लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। बस ये मेरा ऐसा सोचना है। मैं गवर्नमेंट की इस पॉलिसी पे ये कहना चाहूंगा कि सरकार को अलग तरह से देखना चाहिए। मैंने अमेरिका में किताब पढ़ी थी कि हम अपनी जो सिस्टम है उसके अंदर सोशल बेनिफिट कितना रखें। हम सोसाइटी के गरीब लोगों का एक हिस्सा माने क्या नहीं, उनका हिस्सा है। हमारी ताकत मजदूर है, वर्क फोर्स है, हमारी ताकत पैसा नहीं है। हमसे बहुत रिवॉल्यूशंस भी जितने हुए मजदूर हैं दुनिया में, जितने जो रिच नेशन है ना, हम दौलत में मुकाबला नहीं कर सकते। हम कितनी दौलत कमा लें, हम सब गरीब रहेंगे। अमेरिका है, फ्रांस है, चाइना है, ये इनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी इकोनॉमी है। हम कह के ये नहीं कह सकते हमारी 5वीं इकोनॉमी। अरे भाई, हमारे जो पर हेड आदमी है उसके अंदर ही क्या है, उसको कितना काम हम देते हैं। तो ये हमें थोड़ा सा ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। सरकारों के लगातार ये आह्वान देखे जा रहे हैं कि विश्व गुरु विश्व गुरु विश्व गुरु, लेकिन क्या वास्तव में ये पॉलिटिक्स में ये है, डेमोक्रेसी में ये है। फिलहाल हम पॉलिटिक्स पे नहीं जाएंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स लगातार लोग कर ही रहे हैं। समाज में लॉ से चीजें कैसे मेंटेन की जाएं, कैसे वेलफेयर हो लोगों का, उस पर हम बातचीत करेंगे। फिलहाल सर, जो डेमोक्रेसी है, इंडियन डेमोक्रेसी, भारत पे राज हुआ करीब 800 साल का। उसके बाद जो है ब्रिटिश इंडिया कंपनी आई, उसके बाद ऐसे और कंपनी आई जिसके लोग नाम भी नहीं जानते हैं, राज किया गया। डेमोक्रेसी की स्थिति करीब पूरी दुनिया भर में 100 साल 120 साल इतनी ही मानी जाती है। राजतंत्र चला गया, डेमोक्रेसी आई, डेमोक्रेसी चल रही है। कुछ भारत के अगल बगल के देशों में, बांग्लादेश में हमने देख लिया, हमने नेपाल में देख लिया, हमने श्रीलंका में देख लिया। फिर इसी बीच जब नेपाल में रिवॉल्यूशन हो रहा था तो हमने देखा कि कुछ और देशों में, साउथ ईस्ट के देशों में, तमाम जगहों पे रिवॉल्यूशन देखे जा रहे थे। छोटे छोटे जो रिवॉल्यूशन है, और लगातार, ये तो चाहे प्रोटेस्ट मान लीजिए, क्योंकि रिवॉल्यूशन एक बड़ा पैमाना होता है जिससे कुछ बदलाव होते हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में डेमोक्रेसी भी नकार दी जाएगी? देखिए, ऐसा है कि ये बात जो है मैं थोड़ा आसानी से नहीं मानूंगा, क्योंकि डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है, जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है, ये और सिस्टम से बहुत बेटर है। क्योंकि और सिस्टम अरिस्टोक्रेसी है, किंगशिप है, मार्शल लॉ है, इन सब से हम कंपैरिजन करें, ये ओलिगार्ची है, जो भी सिस्टम है वो चंद लोगों के हाथ में रहते हैं। और अब हम डेमोक्रेसी के आदी हो गए, अब हम 70 साल में आदी हो गए, इसलिए हम आसानी से किसी और सिस्टम को नहीं मानेंगे। हम डेमोक्रेसी में ही रहेंगे। कम से कम हमें अपनी आवाज उठाने का मौका है, अपनी बात कहने का मौका है। और कहीं ना कहीं जो रिसोर्सेज हैं वो हमें मिनिमम जो वेज है वो मिल जाता है, और कुछ काम मिल जाता है। ऐसा भी नहीं मिलता। चैरिटी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हमको खाना भी दे देती हैं। ये सब चीजें हैं जो हमारा सिस्टम जो वेलफेयर स्टेट है
अब सरकार को भी वेलफेयर करना है, और सरकार जब वेलफेयर नहीं कर पाती तो फिर एनजीओ आ जाते हैं, बहुत से लोग आ जाते हैं। मैंने भी एक आध स्कूल अडॉप्ट कर लिया है जहां मैं फर्नीचर का इंतजाम कराता हूँ, उनकी मदद करता हूँ, मदद कराता हूँ। तो मैं एक जिम्मेदारी है कि चलिए भाई समाज को कुछ देना है, पे बैक टू सोसाइटी जो है, वो मैं कोई बड़ा एहसान नहीं कर रहा हूँ। मेरी जब तनख्वाह नौकरी शुरू हुई तो 1800 रुपए 2000 रुपए तनख्वाह थी, आज मुझे पेंशन 1 लाख से ऊपर मिलती है। महंगाई इतनी तो नहीं बढ़ी, मेरी तनख्वाह ज्यादा बढ़ी। तो ये पैसा कुछ ना कुछ लोगों को वापस जाना चाहिए, किसी भी फॉर्म में जाए। हम पेंशनर्स को की जिम्मेदारी है कि हम ये आस पड़ोस में ही देखें कि कौन बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं गुर्बत की वजह से, उनको हम मदद करें जितनी भी हमारी गुंजाइश हो। अच्छा, क्या जैसा आप सिनेमा देखते हैं? हाँ, देखते हैं सिनेमा। अच्छा, सिनेमा पे आपका क्या मानना है? क्योंकि हमने देखा है कि जो साउथ के सिनेमा है या बॉलीवुड में ही हमने देखा कि एक व्यक्ति है जो तेजी से आ रहा है और वो किसी को 10-15 लोग हैं और एक फाइट मारता है और पूरे लोग उड़ जाते हैं। वास्तविक स्थिति में इसको देख करके जो युवा पीढ़ी है या जो लोग भी हैं, जो भी इसे देख रहे हैं, जो भी लोग हैं उसे देख रहे हैं, क्या उनके दिमाग में क्राइम के सेंस नहीं है? देखिए, ऐसा है कि सिनेमा जो है ना, ये कहा जाता है इट्स ए मिरर ऑफ आवर सोसाइटी, मीडिया इज आल्सो मिरर ऑफ कल्चर। जो लिटरेचर है मिरर ऑफ कल्चर है। जो इमेजिनेशन में हम जैसे बहुत छोटे थे तो हम सोचा करते थे कि कार जो जा रही है उड़ के भीड़ से हम उड़ाएं और चले जाएं, हम इमेजिन करते थे। लेकिन आज चाइना में वो ऐसी कार बन गई दुनिया में। तो ये जो चीज है जो बच्चे देख रहे हैं, एक बच्चा लड़ रहा है, एक हीरो लड़ रहा है 15 लोगों को, तो वो दूसरा आदमी कि काश मैं भी ऐसा कर पाता। मुझे एक आज का शौक हुआ है ड्रामे स्टेज करने का। मैं ड्रामे को डायरेक्ट भी करता हूँ, उसमें खुद एक्ट भी करता हूँ। एक रोल मैंने एक ड्रामे में हत्या में मैं जज का रोल किया, और अभी भी मैंने डॉक्टर का रोल किया। तो ये भी मेरा एक शौक है कि ड्रामे के जरिए सोशल प्रॉब्लम्स को हम एड्रेस करते हैं, जो समाज की बुराइयां हैं हम उन्हें करते हैं। मैं अपने बच्चों से ये कहूंगा कि रियल हीरो मत बनो, रियल हीरो बनो। व्हाट इज रियल हीरो? रियल हीरो ये है कि आप बच्चे जो अपने विषय सुन रहे हैं वो पढ़ के कॉम्पीट करें, वो अब एजुकेशन में फील्ड में जाएं, कंपटीशन में आगे जाएं। वो स्किल में है तो स्किल में कॉम्पीट करें। अगर वो प्लम्बर बनने हैं तो दुनिया में बेस्ट प्लम्बर की गिनती हो। अगर वो मेडिकल एड में कहीं जाते हैं, अगर वो कंपाउंडर हैं तो बेस्ट कंपाउंडर बने। डॉक्टर बनना है तो बेस्ट डॉक्टर बने। मैं अपने बेटा से भी यही कहता हूँ, डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिक सर्जन MS कर रहा है। मैंने कहा हम ये सुनना चाहते हैं कि लोग ये कहें कि भाई जयराम कमर जो है वो एक अच्छा ऑर्थोपेडिक सर्जन है, हमें तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए क्यों, पेंशन हमारे पास है, तुमने कहा वो तुम्हारा, हमें कोई जरूरत नहीं। तो आज की कंपटीशन के दौर में आपको कॉम्पीट करना है। आज हमारे अच्छी बात है देहात से जो बच्चे आ रहे हैं, जो डाउन ट्रॉडन कल्चर से आ रहे हैं, जो डाउन ट्रॉडन सोसाइटी से आ रहे हैं, उनके अंदर आगे बढ़ने की ललक ज्यादा है। अभी मैंने देखा कई जगह ये आया कंपटीशन में, मैंने खुद देखा कि जो OBC बच्चे हैं, जो SC बच्चे हैं, उनकी जनरल कैंडिडेट से नंबर ज्यादा है। कई जगह ऐसा नहीं है, रिजर्वेशन हमारे यहाँ है, 50-50 होता है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। तो हमारी सोसाइटी बहुत चेंज में है, ये आप समझ लीजिए। भाई धोनी क्रिकेटर कहाँ से आया, किस सोसाइटी से निकल के आया? आप देखिए बड़े बड़े जो लोग आए तो बहुत गुर्बत से आए। और लेकिन जज साहब, सिनेमा में लोग ज्यादा पैसा कमा लेते हैं या बिजनेसमैन में बिजनेस करके ज्यादा पैसा कमा लेते हैं? अब फिर मैं आपके फील्ड पे आता हूँ, लॉ फील्ड में एक बच्चा 4 साल 5 साल पढ़ाई करता है, अगर आप 5 ईयर LLB कर रहे हैं या 3 ईयर LLB कर रहे हैं, 3 साल, फिर आप 4-5 साल प्रैक्टिस करते हैं। क्या आपको एक्सपोजर इतना मिल पाता है? क्योंकि एक व्यक्ति जो लगातार बिजनेस कर रहा है 10-15 साल में 10 साल में वो स्टेबल हो गया और एक वकील से 4 गुना पैसा कमा लेता है। सक्सेस का पैमाना क्या पैसा कमाना या समाज की सेवा करना? देखिए ये एक बड़ा सवाल है समाज में। कुछ लोग पैसा कमाने के लिए जीते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि बहुत ज्यादा पैसा कमाना। बहुत से लोग उनका टारगेट होता है फेम, सोशल सर्विस, एक नशा होता है सोशल सर्विस करने का कि हम समाज सेवा करेंगे। तो वो पैसे की तरफ नहीं देखते, उससे हमारी जरूरतें पूरी हो जाए, चलो भाई हम छोटी गाड़ी चले जाएंगे, अरे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चले जाएंगे, हम उस पर सफर करेंगे। लेकिन आज की जो स्थिति हम देखते हैं कि जो छोटी गाड़ी में चल रहा है उसको लोग समझते हैं कि इसके पास तो कुछ नहीं, भले ये सोशल सर्विस में काफी लंबा कर दिया। समाज ने इसलिए तो माफिया बढ़ा है। समाज में क्राइम क्यों कैसे रोका जाए? ये जो आइडियल समाज का आइडियल बन गया, आज का माफिया बड़ा क्रिमिनल, बड़ा नेता, उसका आइडियल बन गया।
इस आइडियल को बदलना होगा समाज में। इसीलिए तो हम ड्रामा और अच्छे सिनेमा देखें कि खाली पैसा जो है ना, इट इज नॉट द अल्टीमेट हैप्पीनेस। आपने देखा कोविड में कितने लोग पैसे वाले चले गए दुनिया से पैसा छोड़ के, तो कि हम जितना पैसा कमा ले हमारी भूख कभी पूरी नहीं होगी। हाँ, हिंदी की एक मिसाल मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी है, कि क्या होना चाहिए इंसान के पास, हु इज द हैप्पीएस्ट मैन। तो उसके लिए ये सब चीजें देखिए सुनिए। एक इंसान में निरोगी काया, थोड़ी सी माया, पतिव्रता नारी और पुत्र आज्ञाकारी, जिसके पास ये सब है वो हैप्पीएस्ट आदमी है। तो ये चीज है कि हर चीज थोड़ी थोड़ी हमें मिले और हम उसे मजे करें। आप देखें, अगर मिठाई ज्यादा आप खा लेंगे तो उसका मजा चाहता रहेगा, एक मिठाई खाएंगे तो हो जाए दूसरी भी खाते। लेकिन चीजों की वास्तव में मजा तो है, कमी में मजा है, लोग समझते नहीं है जी। जैसा वास्तव में, लेकिन लोग ग्राउंड पे लड़ाइयाँ करके आपके कोर्ट में ही चले जाते हैं। वो कोर्ट में जाते हैं, हमारे कोर्ट में जजेस बैठे हैं, उनसे हमारा यही कहना है कि कॉन्शियस के साथ काम, डू विद योर कॉन्शियस। हर इंसान के अंदर एक इंसान छुपा होता है, हम एक इंसान नहीं है, ये तो हमारा जिस्म है, एक इंसान ही है, एक इंसान हमारे अंदर रहता है, वो हमें बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। ये इंसान तो कहता है मुझे अच्छा कपड़ा चाहिए, अच्छा कोट चाहिए, मेरे जिस्म में कैसा लगता है वो चश्मा भी चाहिए, अंदर का इंसान कहता है कि नहीं, ये सब नहीं। एक समय के बाद आदमी वास्तविक तो हो ही जाता है। नहीं, हम ऐसा नहीं कि हम आज वास्तविक हैं, ऐसा नहीं है, हम बचपन से वास्तविक थे, आपको बता। नहीं, आपके परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा हूं मैं, समाज के बहुत से लोग होते हैं, वास्तविक ये है कि नहीं साहब पैसा ही एक जरूरी चीज है, इसके बगैर हमारा इलाज कैसे होगा, हमारा अगर कैंसर हो गया तो जरा पैसा चाहिए इलाज को, होता है ना, तो बहुत पैसा कमाओ बहुत बचाओ। लेकिन ऐसा है कि बहुत पैसा हासिल करने के भी हम अपने आप को बचा नहीं सकते अगर हमारी मौत आई है। भाई हार्ट फेल मिनट्स में हो जाता है आदमी को, बहुत पैसे वाले का क्या करे। अच्छा जज साहब, क्या आप उस अंतिम सत्ता को मानते हैं जो इस दुनिया को चलाती है? देखिए ऐसा है कि आई एम बोर्न इन मुस्लिम फैमिली, हम इस्लाम को मानते हैं, फेथ है कि दुनिया में अलग अलग थ्योरीज हैं। एक थ्योरी ये है कि नहीं एक प्रोसेस है, उसका हम हिस्सा है, वो अनसीन है, ठीक है ना। फेथ से ही हम मान सकते हैं, अगर हमारा फेथ है तो हम मान सकते हैं। जो साइंस है अगर हम उसके नजरिए देखेंगे तो हम वाकई इस नतीजे पहुंचेंगे कि भाई ये साइकिल है, मरना जीना से लगा रहता है, दुनिया से हजारों साल तक ऐसे ही चलता है। भाई गॉड ने जंगल में छोड़ा था इंसान को, मकान बना के थोड़ दिया था। जज साहब मेरा सवाल बस इतना सा ही है कि जज साहब मानते हैं? देखिए ऐसा है, जज तो कानून को मानता है, लॉ को मानता है, जज को तो लॉ एक्ट अपन करना है। मेरा मानना ना मानना जो है वो मेरे काम के बीच में आड़े नहीं आ सकता। मैं वो नहीं आ सकता। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो किताब जो हमें दी गई, वह आप देखिए, हमें रिलीजियस राइट, हमें नमाज पढ़ने का राइट तो कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, तो कहाँ गया रिलीजन? हमारा राइट तो रिकॉग्नाइज कॉन्स्टिट्यूशन से हो रहा है। तो वो भाई आप ये बताइए, यही तो लड़ाई हुई पिछले दिनों कि हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानेंगे। बहुत से लोगों ने मूवमेंट चलाया, मंदिर मूवमेंट, नहीं मानेंगे हम कानून को, नहीं माना, अल्टीमेटली हुआ तो कोर्ट से डिसीजन। कहते रहे लोग। सवाल ये कि गॉड है नहीं, मैं उसे मानता हूँ नहीं मानता हूँ, ये मेरा पर्सनल मामला है। मैं आप पर थोप नहीं सकता कि आप इसे मानो। इट इज माई बिलीफ। जैसा फिर हम स्टूडेंट्स पे आते हैं, कुछ मैसेज उनके लिए आप देना चाहेंगे? क्योंकि मैंने देखा है कि जो नए लोग आते हैं लॉ फील्ड में या पढ़ाई करने लॉ की आते हैं, और वो सोचते हैं कि उनको जल्दी से नेम फेम मिल जाए और उनको कम पढ़ना पड़े, मेहनत कम करना पड़े और उन्हें ज़्यादा फेम मिल जाए। क्या वास्तव में ऐसा है? देखिए ऐसा है कि ये सोच थोड़ी गलत है। चीजों को चाहना, ऐसे लोग फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, ऐसे बच्चे सुसाइड करने लगते हैं जब उनके ख्वाब पूरे नहीं होते। मैं इस चैनल से लोगों से, नौजवानों से कहूंगा कि अपने साथ दो बातें रखो, दो ऑब्जेक्ट बनाओ। हम ये चाहते हैं, ए चाहते हैं, ए नहीं मिलेगा तो बी पे चले जाएगा। हमने इंजीनियरिंग किया, हमने मेडिकल किया, फिर आईएएस दे दिया। अरे भाई आईएएस नहीं बने तो डॉक्टर तो हैं। पॉइंट ये है कि हमेशा फ्रस्ट्रेशन में आप नहीं जाएंगे अगर आप सिर्फ एक ऑब्जेक्ट चुनेंगे कि मुझे यही बनना है। भाई बनना मेरे बस में नहीं है ना, सिस्टम बनने के लिए सिस्टम है, मेरी लक है, मेरी मेहनत है, मेहनत और लोग भी कर रहे हैं।
भाई अगर मैं जज बन गया, मैं सिलेक्ट हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी है जो लोग मेरे साथ बैठे थे कम काबिल थे। भाई मुझे वो सवाल याद थे, वो आ गए, मैंने लिख दिए। वो उसको और याद था, वो याद नहीं किया तो वो रह गया। तो इंडिया में कट थ्रोट कंपटीशन है। जरूरत इस बात की है, जो मैं एक और मैसेज देना चाहूंगा, कि हम मेहनत कश की इज्जत नहीं करते, हमारा समाज मेहनत कश की इज्जत नहीं करता। ये बड़ी गलत बात है, इससे फ्रस्ट्रेशन है हमारे समाज में। अमेरिका में आप जाइए, कोई भी आदमी टैक्सी चला रहा होगा, पढ़ा लिखा आदमी टैक्सी चला रहा होगा, डॉक्टर ऊब गया अपने प्रोफेशन से, उन्होंने कहा मैं तो टैक्सी चलाऊंगा, मैं तो ट्रक चलाऊंगा, उसके ट्रक चलाने में वो इज्जत है। हमारे यहाँ जरूरत है प्लम्बर की, लोग एमए को पास करके बैठे हुए नौकरी तलाश कर रहे हैं। हमारी जरूरत है पैरामेडिक्स की, तो पैरामेडिक्स की नहीं करेंगे, जबकि पैरामेडिक्स करने के बाद वो 20,000-25,000 रुपए महीना आराम से कमाएगा। काम को सम्मान के साथ सम्मान देगी जी। अमेरिका में कोई भी आदमी आता है तो सर कहते हैं, हमारे यहाँ अगर स्वीपर भी आए तो हम उसको इज्जत से पेश आए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहा है वो सफाई का। ये स्वीपर है, ये तांगे वाला, रिक्शे वाला है, नो, ही इज अर्निंग ब्रेड बाय हिज लेबर, उसको इज्जत दो। हो सकता है कि आपके हालात बने तो आपको भी काम करना पड़े, तब क्या करेंगे आप, है ना? तो इसलिए चेंज है लॉ में। अमीर गरीब हो जाते हैं, गरीब अमीर हो जाते हैं, बहुत से मालदार लोग गरीब हो जाते हैं। तो उससे परेशानी क्या होती है, जब उन्होंने मेल्टेड किया होता है तो खलता है, ये बुरा लगता है कि जी साहब। हमारे यहाँ के एक सीनियर वकील हैं, वो मुझसे एक बात कहते थे कि लॉ में वो लोग ना आए जिन्हें पढ़ना पसंद ना हो, क्योंकि इसमें कम से कम 7-8 घंटे हर रोज पढ़ने पड़ते हैं। क्या वाकई में ये मैसेज स्टूडेंट्स के लिए सही है? ये बहुत अच्छा मैसेज है। एक वकील, एक अच्छा वकील होने के लिए आपको फिजिकली फिट होना चाहिए, आपको मेंटली फिट होना चाहिए, यू शुड हैव अ गुड मेमोरी, आपको अच्छा कम्युनिकेशन आना चाहिए, क्योंकि आप क्लाइंट से कम्युनिकेशन, फिर स्टाफ से, कोर्ट के स्टाफ से कम्युनिकेशन, फिर जज से कम्युनिकेशन, सबसे अलग अलग तरह कम्युनिकेशन, आपको इतनी आर्ट आनी चाहिए। तो वकील का जो वकालत है ना, इट इज द टफेस्ट प्रोफेशन मेरी नजर में। जज बनना तो आसान है, मैं कंपटीशन दी, मेहनत दी, मैं सेलेक्ट हो गया, और उसके बाद फिर मुझे अपने एक सिस्टम में काम करना है। लेकिन वकील को हर रोज एक नई स्ट्रगल है, तो नया हौसला, नई उड़ान भरनी है, मेहनत अब हमें सुबह शाम करनी है, नए खतरों से खेलना है, हमें फलसफे की नई किताब लिखनी। अब आपके अंदर एक नए फलसफे के साथ आगे आना है कि हमें अपनी वैल्यूज के साथ भी जिंदा रहना है और आगे भी बढ़ना है, पैसा भी कमाना है। तो इन सब चीज में हार में नहीं चाहिए। तो मैं ये कहूंगा लोगों से मोटिवेशन के तौर पर कि काम करते रहिए, लड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जज साहब, आपसे मिलने से पहले मुझे लगता था कि जज शेरो शायरी तो नहीं करते होंगे, वो इतना पढ़ाई करते हैं, उनके पास इतनी टाइम भी नहीं होता। आपने बताया कि आप सिनेमा भी देखते हैं, आप जो है समाज से मिलते भी हैं, और लगातार आपने एक अच्छी शायरी भी लोगों के सामने, हमारे ऑडियंस के सामने बता दी। एक वकील को मैंने भी देखा, अनिरुद्ध लाल श्रीवास्तव हैं, हमारे यहाँ सीनियर वकील हैं, 70 साल के करीब उम्र है, और वो लगातार काम करते रहते हैं। तो वाकई में लॉ का जो पेशा है वो काफ़ी मेहनत का है, लेकिन जज का भी, क्योंकि आपको जजमेंट देना होता है। फिलहाल सर, आपने कईयों के जीवन में तमाम जजमेंट्स लिखे होंगे। आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें इतना समय दिया, प्रीशियस समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे इस समाज को, इस देश को, जिससे ये देश एलाइनमेंट हो, आगे चल के इस देश को ऐसी नींव दी जाए कि ये देश वाकई में दुनिया में, खास तौर पर इंडियन डेमोक्रेसी के तौर पे एक मिसाल बन जाए? देखिए, मैं ये कहूंगा कि इस देश में बहुत से फलसफे हैं, बड़े फलसफे हैं। एक हिंदुइज्म का फलसफा है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, सिखिज्म है। हिंदुइज्म का सबसे बड़ा मैसेज है टॉलरेंस, इस्लाम का सबसे बड़ा मैसेज है इक्वलिटी, क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा मैसेज है सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, जिसकी वजह से नर्सिंग है, और सिख का सबसे बड़ा मैसेज है चैरिटी, गुरुद्वारा। हमें ऐसा भारतीय चाहिए जो हिंदुइज्म की टॉलरेंस, इस्लाम की इक्वलिटी, क्रिश्चियनिटी की ह्यूमैनिटी और सिखिज्म की चैरिटी पे बिलीव करता हो। अगर ऐसा हिंदुस्तानी हम पैदा करेंगे और हमारे नौजवान ऐसा सोचेंगे, मानवता की सोच पे, उनका ऑब्जेक्ट मानवता होना चाहिए। समाज में मजहब
और बिरादरी की दीवार को गिरा दो। जब तक ये दीवार नहीं गिराओगे, जब तक बात नहीं बनेगी, काश नफरत की दीवार गिरा दे कोई, हम दोस्त हैं दुश्मन ये बता दे कोई। इस दौर का अलविया ये है कि हम कहते हैं हम दोस्त हैं, वो लोग कहते हैं नहीं आप हमारे दुश्मन। तो ऐसे सोचिए, अपनी सोच बदलिए और ऑब्जेक्टिवली सोचिए चीजों को। जो दिमाग में आता है अपने अपने कैनवे से बाहर होकर सोचिए, तब चीजें अच्छी होंगी। बराबर।